तो फिल्म की शुरुआत होती है छोरी बन के उस गांव से जहां पर कि इस फिल्म की कहानी सेट की गई थी। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में अपनी माँ को इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी अचानक से जब वो एक कुएं के पास जाती है तो कुछ काली शक्तियाँ उसे कुएं के अंदर घसीटते हुए ले जाती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं साक्षी को जो कि उस रहस्यमयी गांव को छोड़कर अब दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी, जहां वो अपनी बेटी ईशानी के साथ समर के किराए के घर में रहती है। लेकिन समर उससे किराया नहीं लेता है और इसी शहर में अब साक्षी जो है वो टीचर भी बन चुकी है, लेकिन वो अपनी बेटी ईशानी को नहीं पढ़ा पा रही है। साक्षी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को घर से ही पढ़ा सके, लेकिन प्रिंसिपल सर इसके लिए साफ मना कर देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सारे पेरेंट्स ऐसा ही करने लगेंगे। अब बात कुछ ऐसी है कि ईशानी को कुछ प्रॉब्लम्स है, इसी वजह से वो स्कूल नहीं जा सकती है। और जब साक्षी स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है तब रानी नाम की केयर टेकर ईशानी का ख्याल रखती है। और साक्षी की बेटी ईशानी को प्रॉब्लम दरअसल में ये है कि वो धूप सहन नहीं कर सकती है। जैसे ही वो सूरज की रोशनी में आती है तो उसे जलन सी होने लगती है। इसी वजह से ईशानी जो है वो स्कूल नहीं जा सकती है और साक्षी इसी बारे में प्रिंसिपल से बात कर रही थी, लेकिन प्रिंसिपल सर तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो अपनी बेटी को स्कूल लाना ही पड़ेगा। यहाँ साक्षी को अपनी बेटी के साथ उस रहस्यमय गाँव को छोड़े 7 साल हो गए थे और अब ईशानी भी 7 साल की हो चुकी थी। वो उसका बहुत ख्याल रखती है और अब वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी ईशानी को स्कूल जरूर लेकर जाएगी। इसलिए वो ईशानी को कपड़ों से पूरी तरह से ढक देते हैं ताकि सूरज की किरणें उसके ऊपर ना पड़े। इस तरह से वो उसे स्कूल ले जाती है और उसकी पढ़ाई करवाती है। तो वही ईशानी भी बहुत होशियार है, वो अपनी माँ से उल्टे सीधे सवाल पूछती ही रहती है और अक्सर उनके घर पर समर भी आया करता है जो कि एक पुलिस वाला है और ईशानी उन्हें भी बहुत अच्छे से जानती है। उनके बीच में भी एक खास संबंध है। अब रात को साक्षी ईशानी को कहानी सुनाकर सुला देती है और फिर बाद में वो समर से मिलने के लिए जाती है। ये लोग जितनी भी बार मिलते साक्षी हमेशा समर को थैंक यू बोलती क्योंकि समर ने उनकी बहुत मदद की है। वो उसके किराए के घर में तो रहते हैं लेकिन आज तक उसने 7 सालों में किराया तक नहीं लिया है। समर का कहना यह है कि वो मेरी माँ का घर है और मेरी माँ अगर होती तो वो तुमसे किराया नहीं लेती। जिसके बाद छोरी बन के फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर कि समर और साक्षी आपस में ही बात कर रहे थे कि वो एक ऐसा रहस्यमय गांव था जहां पर लड़कियों के पैदा होते से ही उन्हें मार दिया जाता था। ऐसा वहां सालों से चलता आ रहा था, लेकिन इस बार साक्षी ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया क्योंकि इस बार साक्षी के सास ससुर मारे गए और राजवीर भी मारा गया। इन सब में समर ने यहाँ पर साक्षी की बहुत मदद की थी। हालांकि उन सभी की लाश नहीं मिल पाई थी। बाद में जब साक्षी को पेट में दर्द होने लगता है तो वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए और जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ उसने एक लड़की को जन्म दिया। लेकिन जब सूरज की किरणें उस लड़की के ऊपर पड़ी तो वो जलने लगी और यही लड़की दरअसल में ईशानी होती है। और फिर तब से ही समर साक्षी और ईशानी के साथ रहने लगा है और उनकी हमेशा मदद भी करता रहता है। एक तरफ तो ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी घर पर अकेली होती है क्योंकि केयर टेकर रानी बाहर आराम कर रही थी। जब वो घर में अकेली होती है तो उसे कुछ काली शक्तियों का साया दिखाई पड़ता है। जब वो उनके पास गई तो उन काली शक्तियों ने यहाँ ईशानी को बस में कर लिया था, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगे। और जब रानी ने देखा कि कोई ईशानी को चुपचाप से साथ में लेकर जा रहा है तब वो उसका पीछा करती है। लेकिन जब वो लोग बाहर निकले तो यहाँ पर कुछ लोग रानी और ईशानी को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। जब साक्षी अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि घर में कोई भी नहीं है और दरवाजे भी पूरी तरह से खुले हुए थे, जो देखकर साक्षी पूरी तरह से डर जाती है और वो तुरंत ही यहाँ पर समर को बुलाती है। समर अपनी 1-2 टीम को इधर उधर भेज देता है ईशानी को ढूंढने के लिए, लेकिन साक्षी बहुत ज्यादा डर जाती है कि आखिरकार उसकी बेटी नहीं मिली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है क्योंकि सुबह होते ही वो सूरज की रोशनी में आ जाएगी तो वो मारी भी जा सकती है। तभी समर का उसके पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज में हमने ईशानी को देखा और मालूम चलता है कि ईशानी और रानी को प्रधान के लोगों ने अपने साथ ले गए हैं और ये वही गांव है जहां पर की चोरी फिल्म खत्म हुई थी और यहीं पर बहुत सारे गन्ने लगे हुए थे और यहीं पर बहुत सारे रास्ते भी थे। इन्हीं रास्तों में से एक आदमी आता है और वो साक्षी को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी आए थे जो कि समर और बहुत सारे पुलिस वालों के ऊपर पथराव करके यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि साक्षी को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक बहुत ही अजीब सी जगह पर देखती है। जब साक्षी की आंखें खुली तो उसने देखा कि राजीव उसके सामने खड़ा हुआ है। तब जाकर मालूम चला कि राजीव मारा नहीं गया था बल्कि वो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था। राजवीर के सामने ही सरपंच खड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि इस लड़की को अगर प्रधान ने एक्सेप्ट कर लिया
तो हमारे गांव की हरियाली वापस आ जाएगी। 3 दिन बाद प्रधान के सामने उस छोटी सी लड़की को समर्पण करना होगा। तब तक के लिए उसे तैयार करना होगा और इस औरत को उसी दिन सभी के सामने मार दिया जाएगा। ये सारी चीजें सुनने के बाद साक्षी पूरी तरह से हैरान थे कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं समर और पुलिस वालों को, जिन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है तो वो यहाँ से वापस चले जाते हैं, जिसके बाद साक्षी को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ईशानी को, और उसे भी एक ऐसी ही जगह में बंद करके रखा हुआ था। यहीं पर साहनी नाम का एक लड़का आता है। वो खुद को लड़का तो बताता है, लेकिन वो दरअसल में लड़की है और वो ईशानी को काढ़ा पीने के लिए कह रही थी, लेकिन यहाँ पर ईशानी उस काढ़े को नहीं पीती है। दूसरी तरफ हम साक्षी को देखते हैं, जो कि उस काल कोठरी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन था। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर दासी माँ आती है। मालूम चलता है कि दासी माँ दरअसल में प्रधान की पत्नी है और अब वो प्रधान के लिए अगली दासी को तैयार कर रही है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ईशानी है, जिसे दासी माँ औरत बनाने में लगी हुई है। अब आगे हम देखते हैं राजवीर को, जो कि सरपंच से कह रहा था कि उसे कुनबे में शामिल कर लिया जाए, लेकिन सरपंच कहता है 3 दिनों बाद अगर प्रधान ने उस लड़की का समर्पण स्वीकार कर लिया तब तू अपनी पत्नी का सभी के सामने गला काट देना और पंचायत तुझे कुनबे में वापस ले लेगी। जिसके बाद हम देखते हैं ईशानी को, जिसके पास दासी माँ आती है। दासी माँ उसे काढ़ा पिलाती है और कहती है कि अगर तुम इसे पियोगी तो तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगी। दासी माँ उसे अपने द्वारा बनाए गए काढ़े को पिलाती है। अगर वो ऐसा करती है तो वो 2-3 दिन के अंदर ही औरत बन जाएगी। यहाँ साक्षी जब चुपचाप अकेले में बैठी हुई थी, तभी उसे अपनी बेटी ईशानी की आवाज सुनाई पड़ती है। जैसे ही उसे आवाज सुनाई दी तो वो तुरंत यहाँ से उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। एक टॉर्च लेके वो बहुत सारे टनल में जाती है, जहाँ पर कि उसे अपनी बेटी की सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। वहाँ दूसरी तरफ ईशानी को भी अपनी माँ साक्षी की आवाज सुनाई पड़ती है। तब वो भी उनका पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो बाहर की तरफ चली जाती है, जहाँ पर कि सूरज की किरणें मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ से आगे जाने लगती है। जब वो आगे पहुंची तो वो अचानक से जलने लगती है और उसके चेहरे और पूरे शरीर पर जलन महसूस होने लगती है। ये सारी चीजें दूर से ही दासी माँ ने देख ली थी अपनी शक्तियों के द्वारा। तब वो तुरंत ही ईशानी के पास पहुंची और उसे उस जगह से वापस लेकर आती है। उसने देखा कि ईशानी बहुत सारी जगह पर जली हुई है। तब वो उसके पूरे शरीर पर लेप लगाती है और वो कुछ ही समय में ठीक भी हो जाती है। जब वो उसे ठीक करने में लगी हुई थी कि तभी यहाँ पर सरपंच साहब आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तेरी जिम्मेदारी है, तू इसे जल्दी ठीक करेगी। अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया और ये औरत नहीं बनी ना तो प्रधान तुझे मार डालेंगे। जिससे हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर दासी माँ की कोई भी इज्जत नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ जरूर है, लेकिन सरपंच तक उससे ठीक से बात नहीं करता है। दासी माँ कहती है कि वो अपना काम बहुत ही ठीक तरह से कर रही है और ईशानी जल्द से जल्द औरत भी बन जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं समर को, जो कि ढूंढते ढूंढते फिर से उसी जगह पर आ गया था। उसे यहाँ पर एक कुआं दिखाई पड़ता है और उसके साथ कोई बहुत बड़ी पुलिस फोर्स भी नहीं थी। उसके साथ बस एक कांस्टेबल था। वो कांस्टेबल से कह देता है कि अगर कल शाम तक वो वापस नहीं लौटा ना तो बहुत सारे पुलिस वालों को यहाँ पर भेज देना। जिसके बाद समर उस जगह के अंदर चला जाता है। अब जब ईशानी और दासी माँ साथ में बैठे हुए थे तो यहाँ पर ईशानी दासी माँ को कहती है कि वो एक कहानी सुनाए। तब दासी माँ उसे कहानी सुनाती है कि एक बहुत बड़ा राजकुमार था। वो बस ऐसी लड़की से शादी कर सकता था जो कि बहुत शक्तिशाली हो, और राजकुमार ने अगर किसी ऐसी लड़की से शादी कर ली तो उसके पंख लग जाते हैं। ईशानी कहती है कि अगर राजकुमार ने मुझे पसंद कर लिया तो क्या मेरे भी पंख लगेंगे? जिस पर कि दासी माँ हाँ कहती है, बस तुम्हें अपने प्रधान के सामने समर्पण करना होगा, जिसके लिए ईशानी मान जाती है। जिसके बाद हम साक्षी को देखते हैं, जो कि उसी जगह में कैद थी। तब यहाँ पर बहुत सारी औरतें उसके पास मदद लेने के लिए आती हैं, लेकिन ये बस एक भ्रम था। थोड़ी देर के बाद लेकिन असलियत में यहाँ पर साक्षी की केयर टेकर रानी पहुंचती है, क्योंकि उसे भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था। और फिर उसी पश्चात यहाँ पर राजवीर भी आ जाता है और वो राजवीर यहाँ पर रानी को बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर साक्षी पूरी तरह से हैरान थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है, जिससे कि यहाँ पर दासी माँ समझ जाती है कि वो महामारी के चलते अब औरत बन चुकी है। मतलब कि अब ईशानी पूरी तरह से तैयार थी प्रधान के सामने उसे समर्पण करने के लिए। यहाँ साक्षी राजवीर से कह रही थी कि ईशानी हमारी बेटी है और उसे हमें बचाना चाहिए, लेकिन राजवीर तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो तो यहाँ पर साक्षी को ही बुरी तरह से मारने लगता है। वो उसे इस तरह से मारता है कि साक्षी को पूरी तरह से अधमरा कर देता है। अब ये बात सभी को बता दी गई थी कि ईशानी अब समर्पण के लिए पूरी तरह से तैयार थी, इसलिए अब उसे तैयार करने लगते हैं।
और अब ईशानी की प्रधान के साथ शादी कराने के लिए सारी तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर साक्षी को, जो कि अधमरी हालत में पड़ी हुई थी, और वो धीरे धीरे एक कुएं की तरफ बढ़ती है और कुएं में कूद जाती है। जब वो उस कुएं में गिरी तो यहाँ पर उसने देखा कि उसी की तरह बहुत सारी औरतें यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो सारी औरतें मारी जा चुकी थी। वो सारी लड़कियां, औरतें यहाँ पर साक्षी के सर पर हाथ रख देती है और अपनी सारी शक्तियां साक्षी को दे देती है। अब आज रात को ही ईशानी को प्रधान के हवाले करना था। तो दूसरी तरफ सरपंच के पास राजवीर खड़ा हुआ था। राजवीर यहाँ पर सरपंच को बताता है कि उसने तो साक्षी को बुरी तरह से मारा और अब तो वो अधमरी हालत में होगी और वो मरने भी वाली होगी। लेकिन सरपंच यहाँ पर बौखला जाता है और वो राजवीर से कहता है कि हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करना था, हमें साक्षी का सभी के सामने गला काटना था, ताकि सारी औरतें को याद रहे कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए वो डर कर रहे। ये सुनकर राजवीर फिर से साक्षी को देखने के लिए जाने लगता है, और जब वो उस जगह पर जा रहा था तभी यहाँ पर हम समर को देखते हैं, जिसने साहनी को पकड़ लिया था और वो उससे पूछने लगता है कि ईशानी और साक्षी कहाँ पर है। वो उसे उसके पास लेकर चले। दूसरी तरफ ईशानी की डोली पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। गांव के सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे और सरपंच भी इसके लिए बहुत खुश था, क्योंकि अगर ईशानी को प्रधान के हवाले कर दिया गया तो उनके गांव की हरियाली फिर से वापस आ जाएगी। जिसके बाद अब दासी माँ यहाँ पर ईशानी को प्रधान के पास सौंपने वाली थी कि तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं राजवीर को, जो कि साक्षी के हाथों को बांधकर उसे घसीटते हुए लेकर आ रहा था। लेकिन अब साक्षी के अंदर उन सारी औरतों की शक्ति आ चुकी थी, इसलिए वो राजवीर को यहाँ पर बुरी तरह से मारने लगती है और उससे कहती है कि जो तूने किया था ना वो बहुत गलत है। पिछली बार तो तू बच गया था, लेकिन इस बार नहीं बच पाएगा। जिसके बाद साक्षी राजवीर को एक बहुत ही बुरी मौत दे दी है। दरअसल में साक्षी के अंदर कुएं की उन सारी औरतों की शक्ति आ चुकी थी, जिस वजह से वो राजवीर के ऊपर पूरी तरह से भारी पड़ रही थी। जिसके बाद साक्षी यहाँ समर से मिलती है और समर को वो सारी चीजें बताकर उस जगह पर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर सरपंच के लोग आ जाते हैं, लेकिन समर यहाँ साक्षी से कहता है कि वो इन लोगों को रोकता है, तब तक तुम जाकर साहनी को ढूंढो। तो समर इन लोगों को रोकने लगता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दासी माँ ने सारी तैयारियां कर चुकी थी और अब यहाँ पर प्रधान जी उस जगह से बाहर आता है, जो कि पूरी तरह से आदि मानव के रूप में था। जिसके बाद दासी माँ यहाँ पर ईशानी को उसके हवाले छोड़ देती है और वो उसे अंदर ले जाता है। जाते समय आदि मानव प्रधान ने यहाँ पर दासी माँ को एक लात भी मार कर किया था। जिसके बाद साक्षी जो है वो उस जगह के अंदर आ जाती है, लेकिन अंदर उसका सामना होता है दासी माँ से, जिसके पास बहुत सारी काली शक्तियाँ मौजूद है। लेकिन साक्षी के अंदर भी उन बहुत सारी औरतों की शक्तियाँ आ चुकी थी, जिस वजह से उन्हीं के बीच में एक कड़ा बैटल होता है। साक्षी यहाँ पर दासी माँ को मारते पीटते कहती है कि तू बस एक दासी है, तेरी कोई भी इज्जत नहीं है और इस रिचुअल के हो जाने के बाद तेरी कोई भी इज्जत नहीं रहने वाली है। तो अब वो उसे बुरी तरह से पीट कर अंदर जाने लगती है। अंदर जब वो घुसी तो उसने देखा कि अंदर कोई भी मौजूद नहीं है और ईशानी को भी एक बक्से में बंद कर दिया गया था। वो उसे बाहर निकालती है और फिर उस आदि मानव प्रधान से सामना करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार था और उसके पास भी बहुत सारी काली शक्तियां थी और वो अपनी शक्तियों के द्वारा अब उसका समर्पण स्वीकार करने लगता है। कि तभी यहाँ पर एक काली शक्ति और आ जाती है और वो काली शक्ति किसी और की नहीं बल्कि दासी माँ की होती है और दासी माँ की शक्तियाँ यहाँ पर प्रधान से लड़ने लगती है और ईशानी को बचा लेती है। ये देखकर साक्षी को भी बड़ा अच्छा लगा। दरअसल में दासी माँ को समझ आ गया था कि उसकी कोई भी इज्जत नहीं है और ये प्रथा हो जाने के बाद तो उसे ऐसा लगता है कि ये लोग उसे कुछ भी नहीं समझेंगे, क्योंकि इन लोगों ने उसे तो बस पैरों की जूती बनाकर ही रखा हुआ था। यहाँ दूसरी तरफ सरपंच को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ चुके थे। वो सरपंच के सारे साथियों को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद दासी माँ और साक्षी ईशानी को अपने साथ ले जाने लगते हैं, क्योंकि वो दानव, वो प्रधान, वो आदि मानव कभी भी जाग सकता है। जब वो लोग उसे डोली में बिठाकर यहाँ से सूरज की किरणों से बचाकर लेकर जा ही रहे थे कि तभी कुछ भेड़िया यहाँ पर आती है और वो साक्षी को अपने साथ घसीटते हुए ले जाती है। दासी माँ उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब रही। वो यहाँ कुएं में झांक कर देखती है तो यहाँ साक्षी उससे कहती है कि इस दानव को मारना ही होगा, क्योंकि अगर इसे मारा नहीं गया तो ये फिर से वापस आएगा। वो जगह भी पूरी तरह से नष्ट हो रही थी। इसके बावजूद यहाँ पर साक्षी उस आदि मानव प्रधान से लड़ने लगती है और जरूर उसने उसे मार दिया होगा, क्योंकि उसके अंदर उन सारी औरतों की शक्ति आ चुकी थी